मॉर्निंग एवरीवन। नेम ऑफ द टॉपिक इज गवर्नमेंट बजट। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। तो गवर्नमेंट बजट है क्या? गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट showing the item wise estimated receipts and estimated expenditure of the government during a fiscal year। सिंपल सी बात है, अगर मान लो मेरे घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, तो आई नीड टू मेक अ प्लान कि मुझे कहां कहां पर पैसा खर्च करना है और मुझे कहां कहां से पैसा आना है। तो जैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं, इसी तरीके से गवर्नमेंट भी प्लानिंग करती है। गवर्नमेंट को भी देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट को कहां कहां पे पैसा खर्च करना है और गवर्नमेंट को कहां कहां से पैसा आने वाला है इन द कमिंग सेशन, इन द कमिंग ईयर। ठीक है, तो एवरी ईयर गवर्नमेंट मेक्स अ बजट और ये जो बजट है प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। सो बेसिकली गवर्नमेंट बजट में पूरा रिकॉर्ड होता है कि गवर्नमेंट को कहां कहां से पैसा आने वाला है और गवर्नमेंट को कहां कहां से पैसा, कहां कहां पे पैसा खर्च करना है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। दैट इज बेसिकली नोन एज गवर्नमेंट बजट। तो कोई अगर मुझसे पूछता है गवर्नमेंट बजट क्या है, तो मैं कह सकता हूं गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट showing the item wise estimated receipts and estimated expenditure of the government during a fiscal year। ठीक है, इंडिया की अगर बात करें, इंडिया का जो बजट है वो फरवरी मंथ में प्रेजेंट किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है ना, और जिसको इंप्लीमेंट किया जाता है फ्रॉम अप्रैल। ठीक है, तो दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द एनुअल बजट विच इज प्रेजेंटेड इन द Parliament in the month of February and it is implemented from the month of April till 31st March of the next year। ठीक है, so basically गवर्नमेंट बजट का क्या मीनिंग है, I hope it is clear to everyone। देखो बेटा, अगर हम इसके बाद गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स की बात करें तो गवर्नमेंट बजट के देयर आर टू कंपोनेंट्स। द वन इज कॉल्ड योर रेवेन्यू बजट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द कैपिटल बजट। And when we talk about the revenue budget generally include that items which do not affect the assets and liabilities of the government, whereas the capital budget include that items which affects the assets and liabilities of the government। लेकिन जब हम इसको एक रिकॉर्ड की सेंस में देखते हैं तो वी नो कि देयर आर टू साइड्स, वन इज कॉल्ड एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। And first of all we'll discuss about this estimated receipts। तो one is called your revenue receipts and the second one is called capital receipts। अब revenue receipts में और capital receipts में difference क्या है? Receipt मतलब पैसा आना, है ना, and you have to keep one thing in mind जब हम इस चैप्टर को करेंगे, we assume that we are central government। अब when we talk about the receipts मतलब पैसा आना। अब जनरली हमारे पास पैसा कब आता है? हमारे पास पैसा कब आता है जब या तो हम मार्केट में अपना कोई एसेट को सेल करें तो पैसा आएगा, या फिर अगर हम किसी से पैसा उधार लें, मतलब कोई लायबिलिटी क्रिएट करें तो भी पैसा आएगा। तो अगर हमारे पास, गवर्नमेंट के पास अगर पैसा आ रहा है ईदर बाय रिडक्शन ऑफ एसेट्स और बाय क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी, then this is known as which receipts? Capital receipts। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा और फिर भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है तो this comes under the category of revenue receipts। मतलब सोच के देखो, गवर्नमेंट को जो पैसा टैक्स से मिल रहा है, तो जो गवर्नमेंट को पैसा टैक्स से मिला, क्या कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ी? नो। क्या कोई गवर्नमेंट का एसेट कम हुआ? नो। बट फिर भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। लेकिन वही अगर मान लो गवर्नमेंट लोन लेती है, तो गवर्नमेंट कैन टेक लोन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, फ्रॉम IMF और वर्ल्ड बैंक, तो इट क्रिएट्स लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। तो लायबिलिटी अगर क्रिएट होगी तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की डेफिनेशन क्या बनी? एनी रिसिप्ट्स which neither creates any liability nor reduction in any assets is known as revenue receipts। ठीक है, तो we have to keep one thing in mind, and capital receipts refers to those receipts which either leads to reduction in assets or creation of liability। या तो assets कम हो जाए या फिर liability create हो जाए, that comes under the category of capital receipts। ठीक है ना। एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की दो कैटेगरी होती हैं। द वन इज कॉल्ड टैक्स रेवेन्यू
and the second one is called non-tax revenue. टैक्स रेवेन्यू में दो कैटेगरी का होता है, द वन इज कॉल्ड योर डायरेक्ट टैक्स एंड द वन इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट टैक्स. एंड दैट थिंग टू बी क्लियर इन माइंड कि टैक्स क्या है. तो टैक्स इज अ लीगल एंड द कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. टैक्स एक लीगल और एक कंपल्सरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट ने इम्पोज करी है. अगर गवर्नमेंट कोई टैक्स लगाती है तो हम उसको देने से मना नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते कि मेरा मूड नहीं है टैक्स देने का, ठीक है ना. ऑब्वियसली बात है, वी हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट. तो टैक्स इज अ लीगल एंड द कंपल्सरी पेमेंट व्हिच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना. एंड दिस टैक्स हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज. द वन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स. अब डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंस को समझने के लिए एक तो देखो नाम से क्लियर हो रहा है, जो हम टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, और जो टैक्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया जा रहा है थ्रू समवन एल्स, है ना, तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स. नाम से तो यही क्लियर हो रहा है. लेकिन इसको समझने के लिए हमें ना दो वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है. वो पहला वर्ड है लायबिलिटी और दूसरा वर्ड है बर्डन. इसको हम बर्डन भी कह सकते हैं या इंसिडेंस भी कह सकते हैं. when the liability and the burden of that tax when the liability and the burden of that tax lie on the same person, then this tax is known as direct tax. For example, income tax, है ना. इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है. why income tax is a direct tax? क्योंकि उसको पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है और उसका बर्डन भी मैं ही बियर करूंगा. ऑब्वियसली बात है ना, अगर मेरी इनकम पे टैक्स लगा है तो मुझे ही वो टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है और उसको बियर भी मुझे ही करना पड़ेगा. बर्डन भी मेरा ही है, मेरा पड़ोसी तो नहीं पे करेगा. तो when the liability and the burden lie on the same person on whom the tax is imposed is known as direct tax. लेकिन अगर लायबिलिटी और बर्डन अगर डिफरेंट पर्सन का होता है तो दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें जीएसटी की, जीएसटी इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. व्हाई? बिकॉज जीएसटी की अगर बात करें, जीएसटी को पे करने की जो लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सेलर की है. लेकिन सेलर इसका बर्डन किस पे शिफ्ट कर देता है? कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देता है. तो लायबिलिटी किसकी है? सेलर की. बर्डन किस पे शिफ्ट हो रहा है? कंज्यूमर पर. अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला तो गवर्नमेंट ने किसकी गर्दन पकड़नी है? गवर्नमेंट ने सेलर की गर्दन पकड़नी है कि भैया मेरा टैक्स दो. लेकिन सेलर ये टैक्स रिसीव किससे कर रहा है? कंज्यूमर से रिसीव कर रहा है. मतलब इसका जो एक्चुअल बियरर है वो कौन है? वो कंज्यूमर है. तो when the liability and the burden lies on the different person is known as indirect tax. So देखो डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स. ये सब डायरेक्ट टैक्स हैं. व्हाई? बिकॉज द लायबिलिटी एंड द बर्डन लाइज ऑन द सेम पर्सन ऑन whom it is imposed. सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स उसी पर्सन को बियर करना पड़ेगा, उसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस पे गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज किया, ठीक है ना. इसी तरह अगर मैं कॉर्पोरेट टैक्स करूं व्हिच इज बेसिकली इंपोज्ड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो उस कंपनी का ही ये लायबिलिटी भी है और उसी कंपनी का ये बर्डन भी है. सिमिलरली प्रॉपर्टी टैक्स, अगर प्रॉपर्टी मेरी है, मेरी प्रॉपर्टी पे अगर टैक्स लगा है तो इसको पे करने की लायबिलिटी भी मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है और बर्डन भी मेरा है. तो दैट्स व्हाई दिस टैक्स इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स. कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, तो these are all comes under the category of direct taxes. लेकिन जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स. फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने बताया सर्विस टैक्स लगाया जाता है ऑन द सर्विस प्रोवाइडर. लेकिन ऑब्वियसली बात है, सर्विस प्रोवाइडर ये टैक्स अल्टीमेटली रिसीव किससे कर रहा है? कंज्यूमर से रिसीव कर रहा है. तो liability to pay this tax is of the service provider, but he is taking that tax from the consumer. So the liability and the burden lies on the different person. That's why it is known as indirect tax. तो अगर हम जनरल डिफरेंस देखें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में तो बहुत सिंपल है. When the liability and the burden lies on the same person, when the liability and the burden lies on the
same person on whom the tax is imposed is known as direct tax. But when the liability and the burden lies on the different person is known as indirect tax. ठीक है? Second difference हम ये कह सकते हैं the burden of direct tax cannot be shifted. यहां पे कह सकते हैं द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड. इनडायरेक्ट टैक्स के बर्डन को हम शिफ्ट कर सकते हैं. जो डायरेक्ट टैक्स है उसकी कवरेज बहुत लिमिटेड है. उसकी कवरेज बहुत लिमिटेड है क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है एक लिमिटेड ग्रुप पे ही आई मीन टू से कि इसको वो लोग बियर कर रहे हैं जिसपे गवर्नमेंट इसको इंपोज कर रही है. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई पे कर रहा है. मार्केट से सामान हर कोई खरीदता है ना. अब जिसकी एक अगर मान लो हम मार्केट से कोई भी चीज की परचेजिंग करते हैं तो ऑब्वियसली बात है इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कमोडिटीज पे लग रहा है ना. लेकिन इनकम टैक्स सिर्फ उस पे लग रहा है जो इनकम कमा रहा है. तो इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है ना, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इसकी कवरेज लिमिटेड है. ठीक है. लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसकी कवरेज मार्केट में बहुत वाइड है क्योंकि एवरीबॉडी इज परचेजिंग समथिंग, है ना. तो ऑब्वियसली बात है एवरीबॉडी इज पेइंग द टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स हैज अ वाइडर कवरेज. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस. बाकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के जो और डिफरेंसेस हैं. नाउ वी आर कमिंग टू द नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स. ठीक है. अभी हमने डिस्कस करा रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेफर्स टू द रिसिप्ट्स which neither creates any liability nor reduction in any assets. This is known as revenue receipts. ठीक है. जिससे ना तो कोई liability create हो ना ही कोई assets कम हो बट फिर भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है तो दिस इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जिसको दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया, टैक्स रेवेन्यू एंड द नॉन टैक्स रेवेन्यू. ठीक है. अभी in the last we have discussed about the tax revenue and now we are coming to the non tax revenue. ठीक है. it means गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ रहा है. ठीक है. लेकिन ना ही तो कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ना ही कोई एसेट कम हो रहा है बट फिर भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है. दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स. सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करती है. गवर्नमेंट गिव लोन टू द state government give loan to the foreign government, है ना. and whenever the government gives the loan government will get interest over it. तो जो गवर्नमेंट को पैसा इंटरेस्ट से आया, ठीक है, क्या कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ी? नहीं. क्या कोई गवर्नमेंट का एसेट कम हुआ? नहीं. बट फिर भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है तो दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स. ठीक है ना. इसी तरह गवर्नमेंट की काफी सारी एंटरप्राइजेस रन कर रही हैं जो क्या अर्न कर रही हैं? प्रॉफिट अर्न कर रही हैं. ठीक है ना. तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं तो जो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू में. क्योंकि जो प्रॉफिट आया ना तो कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हुई ना ही कोई एसेट कम हुआ. ठीक है ना. सिमिलरली गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी फॉरेन कंपनी में, तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट को उस पर डिविडेंड रिसीव होगा, है ना. गवर्नमेंट ने अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, किसी के शेयर्स परचेज करे हुए हैं एंड इफ द कंपनी इज इनकरिंग द प्रॉफिट द गवर्नमेंट विल गेट डिविडेंड ओवर इट. तो डिविडेंड जो गवर्नमेंट को मिला ऑब्वियसली बात है दिस इज ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स. ठीक है. सिमिलरली गवर्नमेंट को फीस रिसीव हुई, अब चाहे वो लाइसेंस फी है चाहे वो किसी भी टाइप की फी है. ठीक है. तो ऑब्वियसली बात है वट एवर द गवर्नमेंट चार्जिंग फी इज बेसिकली कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट. ऐसे ही फाइन्स एंड पेनल्टीज है, गवर्नमेंट चलान्स कट कर रही है, ठीक है ना, पेनल्टीज लगा रही है तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है. तो आ रहा है बट इट नीदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट्स बट स्टिल द मनी इज कमिंग टू द गवर्नमेंट. तो दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स. तो आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट इज एस्चीट्स. देखो when someone dies without writing any will or the legal heir, है ना, और उसको कोई क्लेम भी नहीं कर रहा, है ना, तो ऑब्वियसली बात है इट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट. ठीक है. when someone dies, कोई किसी की डेथ हो जाती है लेकिन उसका कोई लीगल विल नहीं है, कोई लीगल हेयर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वो जो भी है वो गवर्नमेंट उसको ओवरटेक कर लेती है. ठीक है ना. गवर्नमेंट उसको अपने अंडर कर लेती है तो गवर्नमेंट इज गेटिंग समथिंग. ठीक है. बट इट नीदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी nor reducing any assets, so it also comes under the category of non tax revenue receipts.
ठीक है, गवर्नमेंट को जितना भी गिफ्ट मिलते हैं, ग्रांट्स मिलते हैं, इधर फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, फ्रॉम द अदर पार्टीज, तो बेसिकली व्हेनेवर द गवर्नमेंट इज गेटिंग एनी गिफ्ट, एनी रेमिटेंसेस, that also comes under the category of non tax revenue receipts, ठीक है ना। एंड स्पेशल असेसमेंट, अब जब गवर्नमेंट कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज करती है जिससे कई बार क्या होता है एरिया की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाती है ना, तो गवर्नमेंट वहां पे एक फी चार्ज करती है एंड दिस इज नोन एज स्पेशल असेसमेंट फी। तो गवर्नमेंट को जब इस टाइप की कोई फी रिसीव होती है बिकॉज ऑफ द appreciation of the value, है ना, तो this also comes under the category of non tax revenue receipts. तो I hope tax revenue and non tax revenue part. Now we have come to the capital receipts. अब capital receipts क्या होती हैं? I have already told you, any receipts which either creates any liability or reduces asset of the government comes under the category of capital receipts. जनरली जो भी चीज हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटी को अफेक्ट करती है वो कैपिटल बजट के अंडर आती है, बट कैपिटल रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं, रिसिप्ट मतलब पैसा आना, ठीक है ना। लेकिन पैसा कब आता है, इधर या तो हम जब किसी से पैसा उधार ले लें, लायबिलिटी क्रिएट करें, और या फिर एसेट्स को कम करें। अगर इस तरीके से पैसा आ रहा है तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स। तो एनी रिसिप्ट्स व्हिच ईदर लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट्स or creation of liability comes under the category of capital receipts, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले when we talk about the recovery of loan, ठीक है, अब recovery of loan is a capital receipts. Why? Because recovery of loan का मतलब है कि गवर्नमेंट ने जो लोन दिया हुआ था उस गवर्नमेंट ने उस लोन को रिकवर कर लिया, ठीक है। और गवर्नमेंट जब किसी को लोन देती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो गवर्नमेंट की अकाउंट्स बुक में डेटर है, ठीक है, और डेटर मींस गवर्नमेंट का एसेट है, ठीक है। सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट को लोन दिया, यूनियन टेरिटरी को लोन दिया, तो ऑब्वियस सी बात है दिल्ली गवर्नमेंट जो है ना वो उसके अकाउंट में एक डेटर का काम कर रही है, उसके लिए एसेट है, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने उस लोन को ही रिकवर कर लिया, तो जब गवर्नमेंट ने उस लोन को रिकवर कर लिया तो गवर्नमेंट के डेटर्स क्या हो गए, कम हो गए, गवर्नमेंट के एसेट्स क्या हो गए, कम हो गए। तो दैट्स व्हाई द रिकवरी ऑफ लोन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स बिकॉज इट लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट्स, ये गवर्नमेंट के एसेट्स को कम कर देता है ना। एंड गवर्नमेंट कैन ग्रांट लोन टू द यूनियन territory, to the other state government, to the foreign government. So when the government grants loan to someone, it becomes an asset, and when the government recover this loan, the asset of the government reduces. That's why it comes under the category of capital receipts, ठीक है। Now the next is borrowings. Obviously बात है, नाम से समझ आ रहा है, borrowing is creating liability, borrowing is creating liability. जब गवर्नमेंट बोरो करती है, गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम IMF और वर्ल्ड बैंक, तो इट क्रिएट्स लायबिलिटी, और जब जब लायबिलिटी क्रिएट होगी इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। तो रीजन शुड बी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज अदर रिसिप्ट्स, जिसमें अदर रिसिप्ट्स में सबसे पहली कैटेगरी आती है डिसइन्वेस्टमेंट। क्या आती है? डिसइन्वेस्टमेंट। देखो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब गवर्नमेंट अपनी अंडरटेकिंग को सेल कर देती है टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, और टू द पब्लिक। हाउ? बाय सेलिंग देयर शेयर्स, ठीक है। तो व्हेन द गवर्नमेंट सेल इट्स शेयर्स इधर पार्शली और कंप्लीटली, है ना, देन ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट अपने शेयर्स को सेल कर रही है, और शेयर्स क्या थे? गवर्नमेंट के एसेट्स थे, उस तरीके से गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। तो डिसइन्वेस्टमेंट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स because disinvestments also leads to reduction in assets, गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो रहे हैं, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट जनरली गवर्नमेंट कब करती है? जब गवर्नमेंट को अपनी पब्लिक एंटरप्राइज को प्राइवेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मार्केट में सेल आउट करने हैं, तो ऑब्वियसली बात है इट लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट इज कॉल्ड स्मॉल सेविंग्स। देखो गवर्नमेंट को कई बार जब बोरोइंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट कैन आल्सो टेक लोन बाय द वेरियस सोर्सेज। फॉर एग्जांपल देयर आर सम स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC,
लाइक किसान विकास पत्र, तो गवर्नमेंट ना इसको टाइम टू टाइम इशू करती रहती है। और गवर्नमेंट जब ये इशू करती है टू द पब्लिक, तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली लोगों से लोन ले रही है बाय इशूइंग द स्मॉल सेविंग। स्मॉल सेविंग किस कैटेगरी में है कि हम लोगों ने छोटी छोटी सेविंग करी, हमने अपने आप को टैक्स से एग्जम्प्ट करने के लिए एक एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज कर लिया, एक किसान विकास पत्र परचेज कर लिया, ठीक है। हमारे लिए तो वो सेविंग है, लेकिन पैसा किसके पास गया? गवर्नमेंट के पास गया, है ना। तो गवर्नमेंट तो इनडायरेक्टली हम लोगों से क्या कर रही है? बोरो कर रही है। तो दैट्स व्हाई ये जो स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो किसान विकास पत्र है, चाहे वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स बिकॉज इट लीड्स टू अगेन क्रिएशन ऑफ liability. I hope it is clear to everyone what is revenue receipts and what are capital receipts. Next we have to understand revenue expenditure and the capital expenditure. And when I talk about the revenue expenditure, देखो जब भी हम पैसा spend करते हैं, ठीक है, whenever the government spends money, ठीक है, तो या तो assets create होगा और या लाइबिलिटी पे ऑफ होगी, या तो एसेट्स क्रिएट होगा या फिर लाइबिलिटी पे ऑफ होगी। अगर इस टाइप का एक्सपेंडिचर है देन दिस इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता, इट मींस ना तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, ना ही कोई लाइबिलिटी पे ऑफ हो रही है, बट फिर भी पैसा जा रहा है, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एनी एक्सपेंडिचर which neither creates any assets nor reduces any liability is known as revenue expenditure, and any expenditure which either leads to creation of assets or reduction in liability is known as capital expenditure. Now we have to understand one thing, जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर व्हिच नीदर क्रिएट्स एनी एसेट्स नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी बट स्टिल द मनी इज गोइंग। ना तो कोई गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट हो रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेमेंट ऑफ सैलरीज, जब गवर्नमेंट सैलरी पे करती है ना, जब गवर्नमेंट सैलरी पे करती है तो गवर्नमेंट का ना एक नॉर्मल रूटीन फंक्शन है, ठीक है। अब हमारे माइंड में आता है कि सर जब सैलरी देंगे तभी तो वर्कर्स काम करेंगे, और वर्कर्स तो गवर्नमेंट के लिए एसेट है। नो, एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में ना एक और चीज ऐड हो जाती है, इधर बेसिकली neither creates any assets nor reduces any liability and it is generally done to run the government department. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रन करने के लिए जो सारे जनरल एक्सपेंडिचर्स होते हैं दैट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जो सैलरी दे रही है तो वो भी सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है बिकॉज इट इज जनरली डन टू रन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कोई यहाँ पे कोई फिजिकल एसेट नहीं क्रिएट हो रहा, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ सैलरीज बाय द गवर्नमेंट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड, पेंशन, गवर्नमेंट जो भी पेंशन देती है, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन है ना, तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट ने जो पेंशन दी, इट नीदर क्रिएट्स एनी एसेट्स नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी बट स्टिल द मनी इज गोइंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट, देखो लोन पे नहीं हो रहा, लोन के ऊपर का क्या पे हो रहा है? इंटरेस्ट पे हो रहा है, ठीक है। तो इससे ना तो कोई लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है, ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, बट फिर भी पैसा जा रहा है, तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं गवर्नमेंट कर रही है ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो सब भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। इवन एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विस, education, health services, that also comes under the category of revenue expenditure. अब देखो यहाँ से कंफ्यूजन क्या क्रिएट होती है। अब जो जनरल एक्सपेंडिचर है, सपोज करो एजुकेशन पर, टीचर्स की सैलरी देनी है, मिड डे मील पे पैसा गवर्नमेंट ने खर्च करना है, ठीक है ना, तो दैट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। और ये गवर्नमेंट का जनरल एक्सपेंडिचर है, रूटीन एक्सपेंडिचर है, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर वहीं पर लिखा होता कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, क्या लिखा होता? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इज एन क्रिएशन ऑफ एसेट्स, वो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता, ठीक है ना।
द एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विसेज, जो जनरल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, डिफेंस पर्सोनल को दे हैव टू प्रोवाइड द सैलरी, है ना, तो जनरल एक्सपेंडिचर कम्स अंडर दिस कैटेगरी। बट अगर मान लो हम कोई डिफेंस इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम कोई हॉस्पिटल क्रिएट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट क्रिएट्स एसेट्स। लेकिन जो जनरल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विसेज, expenditure on education, expenditure on health services, that all comes under the category of revenue expenditure. And last, gift and grants, obviously बात है, गवर्नमेंट जब किसी को गिफ्ट एंड ग्रांट प्रोवाइड करेगी, that also comes under the category of revenue expenditure, ठीक है। Now we are coming to the capital expenditure. अभी मैंने बताया any expenditure which either creates assets or reduces liability comes under the category of capital expenditure, जिसमें सबसे पहला क्या है, रीपेमेंट ऑफ लोन। अब ध्यान देना, जब जब गवर्नमेंट अगर लोन को रीपे करेगी, ठीक है ना, अगर गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया हुआ था, अब उसको रीपे कर दिया, तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या होगा, लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस, और जब लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। Similarly, government lending to others. Lending to others means government can lend to the state government, to the union territories, to the foreign government. And whenever the government grant loan to someone, lend loan to someone, it becomes a debtor for the government. तो assets create हो रहा है, तो that's why it comes under the category of capital expenditure. And investment. इन्वेस्टमेंट, देखो यहां वर्ड था डिसइन्वेस्टमेंट, यहां पे वर्ड है इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है इधर इन द फिजिकल एसेट्स और इन द फाइनेंशियल एसेट्स, इट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो अभी मैंने बताया कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस इन द कंट्री, है ना, दैट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल इन्वेस्टमेंट। एंड सिमिलरली गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, किसी कंपनी को ओवरटेक करा, उसके शेयर्स को परचेज कर तो वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, तो बेसिकली दैट कम्स अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स परचेज कर रही है, एसेट्स बढ़ रहे हैं गवर्नमेंट के। आई होप क्लियर है ये चार्ट सबको, यस और नो। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। Now we are going to discuss the topic measures of government deficits, ठीक है, गवर्नमेंट के घाटों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो हम डेफिसिट डिस्कस करते हैं दैट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। जैसे कि हमें नाम से समझ आ रहा है, इट इज वेरी क्लियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू अकाउंट, और जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू अकाउंट में घाटा होता है, नुकसान होता है, दैट इज बेसिकली नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है ना। तो बेसिकली रेवेन्यू डेफिसिट का जो फॉर्मूला है दैट इज टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले जो हमारा ये गवर्नमेंट बजट है, ठीक है, अब इसमें जब हम सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट को कंसीडर करते हैं तो, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट्स को माइनस करेंगे, दैट बेसिकली गिव्स यू द रेवेन्यू डेफिसिट। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू रिसिप्ट है दैट इज 1 लाख करोड़, और जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं दैट इज 1,20,000 करोड़। सो बेसिकली गवर्नमेंट को यहाँ पे कितने का नुकसान हुआ, कितने का घाटा हुआ, 20,000 करोड़ का, बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स कर रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट से बाय द अमाउंट ऑफ ₹20,000। सो द फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट इज total revenue expenditure minus total revenue receipts. Now अब हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि why we are calculating it, हम ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रेवेन्यू डेफिसिट एक तरह से शो करता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू अकाउंट का खर्चा, ठीक है, और मैंने बताया था रेवेन्यू अकाउंट में जनरली वो चीजें होती हैं जो कि रिकरिंग इन नेचर हैं, जो गवर्नमेंट डे टू डे बेसिस पर, है ना, जनरल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की जनरल रिसिप्ट्स जो हैं, उन सबको हम यहाँ पे कंसिडरेशन में लेके आ रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन 1,20,000 का है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स 1 लाख की है, तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट के अकाउंट में कितने का नुकसान हो गया, कितने का घाटा हुआ, 20,000 करोड़ का। इट मींस
गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20,000 से ज्यादा करने हैं एज कंपेयर टू देयर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। और बेसिकली गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी है, पेंशन देना है, सैलरी देनी है। अब गवर्नमेंट उसको मना तो कर नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो वादा कर दिया, और वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो वादे को निभाने के लिए गवर्नमेंट के अकाउंट में यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है। व्हाई? बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब एक चीज समझो, व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट के अकाउंट में जितने का घाटा हुआ 20,000 करोड़ का, जो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं, अब उसको पूरा करने के लिए या तो गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा या फिर कोई अपने एसेट्स को सेल करना पड़ेगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए ईदर गवर्नमेंट विल क्रिएट एनी लाइबिलिटी और रिड्यूसेस एनी एसेट्स। सो रेवेन्यू डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड द रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज्ड बजट। बिकॉज ये गवर्नमेंट के ना रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, और ये अगर रेवेन्यू डेफिसिट कंट्री का हाई है, ये शो करता है कि गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मीट देयर रेगुलर एंड द रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स, ठीक है ना। एंड सेकेंड, गवर्नमेंट को इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए इधर गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा या अपने एसेट्स को सेल करना पड़ेगा। सो ऑब्वियस सी बात है, इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट हैज टू मेक अप, ठीक है ना, make up this deficit from the capital receipt, that is either through borrowings or through disinvestment by selling of the assets, ठीक है ना। and high revenue deficit gives a warning signal to the government, gives a warning signal to the government to either curtail its expenditure or increases its revenue। obviously बात है, देखो ये तो हो गई revenue deficit की implication, but how the government can reduce their revenue deficit? तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा और अपनी रिसिप्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। नाउ द नेक्स्ट डेफिसिट दैट वी हैव टू डिस्कस इज फिस्कल डेफिसिट। कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू अकाउंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैपिटल अकाउंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल कंट्रीज डेफिसिट, एंड दैट इज बेसिकली नोन एज फिस्कल डेफिसिट। तो अगर मैं फिस्कल डेफिसिट की बात करूं, तो फिस्कल डेफिसिट का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। हमने क्या करा, टोटल बजट एक्सपेंडिचर में से टोटल बजट रिसिप्ट्स को माइनस करना है, बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। व्हाई एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जितना भी कंट्री को घाटा होगा, जितना भी कंट्री को नुकसान होगा, नुकसान का एस्टिमेशन होगा, उतना ही हमारी गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा, उतना ही हमारी गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा, है ना। एंड बोरोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स, एंड कैपिटल रिसिप्ट इज अ पार्ट ऑफ बजट रिसिप्ट्स। मतलब जो चीज हमें कैलकुलेट करनी है, अगर मैं वही चीज माइनस कर देता, माइनस टोटल बजट रिसिप्ट्स लिखकर सिर्फ, तो ऑब्वियसली बात है मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाता। सो बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे टोटल बजट एक्सपेंडिचर में से टोटल बजट रिसिप्ट्स को माइनस करना है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। व्हाई? बिकॉज आई नीड टू कैलकुलेट द बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो बेसिकली जो भी इसका आंसर होगा ना, दैट शोज द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, की कंट्री की टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट क्या है, ये शो करेगा फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, एक बार इसको ध्यान से समझो, कि अगर मुझे फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्या करा, टोटल बजट एक्सपेंडिचर में से टोटल बजट रिसिप्ट्स को माइनस कर दिया एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। व्हाई एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स? क्योंकि मुझे कंट्री को जितना नुकसान होगा उतना कंट्री को बाहर से क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, है ना। लेकिन बोरोइंग ऑलरेडी हमारी बजट रिसिप्ट्स का पार्ट है, तो अगर मैं सारी की सारी बजट रिसिप्ट्स माइनस कर देता, उसमें से तो बोरोइंग्स भी माइनस हो जाती, जो चीज मुझे कैलकुलेट करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल बजट एक्सपेंडिचर में से माइनस करनी पड़ेगी टोटल बजट रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। मतलब इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा और डाइवर्स करूं और थोड़ी तरीके से एक्सप्लेन करूं, तो फिस्कल डेफिसिट का हमारा जो फॉर्मूला है, फिस्कल
deficit is equal to total budget expenditure, and total budget expenditure को I can write revenue expenditure plus capital expenditure माइनस हमने करनी है टोटल बजट रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो हमने माइनस करी रेवेन्यू रिसिप्ट्स, माइनस करी हमने कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो मैंने क्या करा, मैंने ब्रैकेट डाला, पहले मैंने कैपिटल रिसिप्ट्स में से माइनस कर दी बोरोइंग्स एंड देन मैंने उसको फॉर्मूले में पुट करा। तो ध्यान रखना, the formula of fiscal deficit is revenue expenditure plus capital expenditure minus revenue receipts minus capital receipts excluding borrowings, ठीक है ना। एंड ध्यान रखना, ये जो टोटल बजट रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स है, इसको आई कैन ऑल्सो से नॉन डेट बजट रिसिप्ट्स के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं। एक नॉन डेट बजट रिसिप्ट मतलब इसमें से ऑलरेडी हमने बोरोइंग को माइनस कर दिया, ठीक है ना। और ये कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग को आई कैन ऑल्सो से नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। तो ध्यान रखना, अगर हमें एग्जाम में सीधा नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स गिवन है, इट मींस उसमें से ऑलरेडी बोरोइंग्स डिडक्टेड है, माइनस है, ऑलरेडी हुआ है, वी जस्ट नीड टू पुट इट इन द फॉर्मूला एंड विल गेट आवर आंसर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ध्यान रखना, फिस्कल डेफिसिट, जिस कंट्री का जितना फिस्कल डेफिसिट हाई है ना, उस कंट्री की उतनी बोरोइंग रिक्वायरमेंट हाई है, बिकॉज जिस कंट्री को पूरे अकाउंट में जितना घाटा होगा उतना उसको बाहर से बोरो करना पड़ेगा, है ना। एंड ध्यान रखना, अगर मैं इसके फॉर्मूले को थोड़ा और एक्सप्लेन करूं और थोड़ा इलैबोरेट करूं, तो वी नो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज द फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसका एक और फॉर्मूला बन रहा है रेवेन्यू डेफिसिट। सो हियर आई शुड मेंशन फिस्कल डेफिसिट is equal to revenue deficit plus capital expenditure minus non-debt capital receipts, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूले में इस तरीके से करूं, मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस करा रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू डेफिसिट आ गया, plus capital expenditure minus non-debt capital receipt. This is the another formula of the fiscal deficit. और ध्यान रखना, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्टली बोरोइंग्स गिवन है, डायरेक्टली अगर तुम्हें बोरोइंग्स गिवन है, ठीक है ना, तो वी कैन सिंपली राइट फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू द बोरोइंग एंड दैट विल बी योर आंसर, ठीक है ना। और अगर तुम्हें फिस्कल डेफिसिट के सारे कंपोनेंट्स गिवन है, सारे कंपोनेंट्स गिवन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, non-debt capital receipts, put it in the formula and then you will get your answer, which is equal to the fiscal deficit, which is nothing but shows the borrowing requirement of the country. और ध्यान रखना, ये जो borrowing requirement होती है, that is including interest payment, that is including interest payment, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो गवर्नमेंट ने बोरो क्या करना है, एक तो जो इस साल का पूरा नुकसान है, प्लस जो पुराने लोन लिए हुए उन पे क्या पे करना है, इंटरेस्ट, तो वो भी ऑलरेडी हम अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लेके चल रहे हैं। तो जो फिस्कल डेफिसिट है, दैट शोज द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज क्लियर टू एवरीवन। Now beta, if we have to understand the implication of the fiscal deficit, so first implication है higher fiscal deficit may lead to debt trap, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, फिस्कल डेफिसिट शोज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी, और जितना कंट्री को ज्यादा बोरो करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है एवरी ईयर आपको उस पे इंटरेस्ट भी पे करना है, ठीक है ना। प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करना ही करना है, एवरी ईयर गवर्नमेंट हैज टू पे इंटरेस्ट ओवर इट, एंड ऑब्वियसली बात है हाई इंटरेस्ट पेमेंट लीड्स टू हाई रेवेन्यू डेफिसिट आल्सो। तो it might happen a situation if you are not able to reduce the deficit, then it may lead to create a vicious circle of loan, it lead to create a vicious circle of debt trap, ठीक है ना। तो that's why fiscal deficit should be as low as possible, ठीक है, otherwise you might be in a situation of debt trap. Second, it may lead to create inflation in the economy. Obviously बात है, गवर्नमेंट को बोरो करना है to meet their expenditures,
है ना? So generally government borrow from RBI, and what does RBI do? RBI print new currency to give loan to the government, and this process is basically known as process of deficit financing. When the government take loan from RBI and RBI print new currency to give loan to the government, and after that the government is doing their expenditures. So it leads to increase in money supply in the economy, and more money supply means more demand, which means more inflation in the economy also. ठीक है ना? Third, it may lead to foreign dependence. अगर आपने लोन लिया है from the foreign country, ठीक है ना, from IMF and World Bank, तो they may put some condition which may not be favorable for your country. अगर हमने चाइना से लोन लिया तो चाइना में पुट सब कंडीशन विच में नॉट बी फेवरेबल फॉर इंडिया, बट हमें बात माननी पड़ेगी क्योंकि हमें पैसा चाहिए, हमें लोन चाहिए, ठीक है ना? अब 1991 में वी हैव टेकन लोन फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक. अगर हम IMF वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर किसी कंट्री से लोन लेते तो मे बी वो हम पे कुछ कंडीशन पुट कर देता जो कि हमारी कंट्री के लिए फेवरेबल नहीं होती, तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है? एंड इट हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ आल्सो. ऑब्वियसली बात है, एवरी ईयर यू हैव टू पे इंटरेस्ट ओवर योर बोरोइंग्स, है ना? तो जो पैसा आपको डेवलपमेंट पे लगाना है वो आप इंटरेस्ट पेमेंट पे पैसा लगा रहे हो, और वो पैसा इस तरीके से खर्च किया जा रहा है जिससे ना तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा है ना ही कोई लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है. तो गवर्नमेंट की ना इवन फ्यूचर ग्रोथ भी हैम्पर हो रही है, बिकॉज हम जो एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट पे करना चाहिए वी आर डूइंग दैट एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है ना? तो माना जाता है 3% ऑफ द फिस्कल डेफिसिट इज ओके, बट अगर ये 3% ऑफ द जीडीपी से अगर ज्यादा होता है तो इट में इंडिकेट्स द बैड हेल्थ फॉर द ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है ना? तो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज क्लियर टू एवरीवन. वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेफिसिट. प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट इज बेसिकली द फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरिंग्स. ऑब्वियसली बात है, अभी हमने थोड़ी देर पहले फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करा था, एंड फिस्कल डेफिसिट शोज द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी. और जो ये टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट होती है ये विद इंटरेस्ट पेमेंट होती है. क्या होती है? विद इंटरेस्ट पेमेंट. लेकिन इफ वी वांट टू नो कि विदाउट इंटरेस्ट कंट्री का कितना घाटा है विदाउट इंटरेस्ट, तो वी अप्लाई द फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरिंग्स. तो हम अगर प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वी जस्ट हैव टू सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरिंग इज नोन एज प्राइमरी डेफिसिट. मतलब प्राइमरी डेफिसिट बोरिंग रिक्वायरमेंट शो कर रहा है बट नेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट को हटाकर, जबकि फिस्कल डेफिसिट ये टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट शो करता था विद इंटरेस्ट, और ये शो करता है बोरिंग रिक्वायरमेंट नेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट को हटाकर. और ध्यान रखना, जिस कंट्री का फिस्कल डेफिसिट इफ इट इज जीरो और द लो प्राइमरी डेफिसिट, मतलब जीरो प्राइमरी डेफिसिट, खुद सोच के देखो कब होगा. जीरो प्राइमरी डेफिसिट होगा जब फिस्कल और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों मैच कर रही हैं, दोनों इक्वल हैं. इट मींस जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट जो भी लोन ले रही है दैट इज ओनली टेकन टू फाइनेंस द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस बोरोइंग्स, ठीक है? तो जीरो और द लो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट इंटरेस्ट कमिटमेंट्स हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो, अदरवाइज गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट हैज टू टेक लोन. And the fourth deficit that we have to understand today is called the budget deficit, ठीक है? And budget deficit का बड़ा सिंपल सा ये फॉर्मूला है, that is total budget expenditure minus total budget receipts. इसमें से कुछ बोरोइंग एक्सक्लूड नहीं करनी, सिंपल सी बात है. टोटल बजट एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए वी ऐड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस टोटल बजट रिसिप्ट्स को ऐड करने के लिए वी ऐड रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स. When we apply the formula, we get the budget deficit. इस टॉपिक का जनरली जो यूज थोड़ा थियोरेटिकल भी है कि बजट के 3 टाइप्स होते हैं, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट एंड द बैलेंस बजट. डेफिसिट बजट कब होता है? When the estimated expenditures are more than the estimated receipts.
सरप्लस में कब होगा? व्हेन द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स आर मोर देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एंड बैलेंस कब होगा? व्हेन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स. तो फोर्थ, you just need to learn this formula of budget deficit, that is total budget expenditure minus total budget receipts. Now on the basis of all the four formulas, revenue deficit, fiscal deficit, primary deficit, and yes, the budget deficit, there are many numericals in your book also, in the NCERT also, so you can practice the numericals, and if any doubt you can contact. The topic that we have to discuss is objectives of government budget. Obviously बात है, जो भी ये गवर्नमेंट बजट बना रही है, गवर्नमेंट कुछ टारगेट्स को, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए ही ये बजट प्रिपेयर कर रही है ना. एंड गवर्नमेंट इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करती है विद एज लो डेफिसिट एज पॉसिबल. जितना डेफिसिट कम हो उतना बढ़िया. सो बेसिकली हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट बजट के, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्या ऑब्जेक्टिव है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. देखो, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिसोर्सेज को बार बार रीएलोकेट करती रहती है इन एन एफिशिएंट मैनर, सो दैट उनका एलोकेशन प्रॉपर हो और इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल वेलफेयर भी प्रमोट हो. ठीक है ना. ऑब्वियसली बात है कि reallocation of resources का actual जो meaning है, means government uses the fiscal policy or the tax and the expenditure policy to achieve this objective of reallocation of resources. For example, government want to encourage the production of khadi products. तो गवर्नमेंट वहां पे क्या प्रोवाइड करती है? सब्सिडीज प्रोवाइड करती है. वेयर एज जहां पे कंजम्पशन होता है हार्मफुल प्रोडक्ट्स का, है ना, तो उनके प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट क्या लगाती है? टैक्सेस ज्यादा लगाती है. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ सिगरेट, प्रोडक्शन ऑफ लिकर और द लिकर प्रोडक्ट्स, है ना, तो गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस ऑन दैट. क्योंकि गवर्नमेंट इन पे हैवी टैक्सेस इसलिए लगा रही है ताकि इनका प्रोडक्शन कम हो, है ना. और ऑब्वियसली बात है, अगर हार्मफुल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कम होगा तो सोशल वेलफेयर इंक्रीज होगा. ठीक है ना. वहीं पर जो प्रोडक्ट्स इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, इकोनॉमी को फायदा पहुंचा रहे हैं, वहां पे गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है? गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, है ना. एंड गवर्नमेंट इज डूइंग in such a way so that the reallocation should be go in an efficient manner. Are you getting my point? And there are many goods which cannot be provided by the private sector. ठीक है. For example, law and order, water, sanitation, that must be provided by the government only. That must be provided by the government only, and government has to spend a lot of money over it. So that's why it is very important. Government has to allocate the resources in an efficient way with the help of their taxes or with the help of their expenditure. ठीक है ना. यहीं पर ना एक कॉन्सेप्ट और क्रिएट होता है, that is called the concept of public good. Public goods are generally those goods which are collectively consumed by everyone, है ना. और पब्लिक गुड को समझने के लिए वी कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक गुड, जिसमें दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट वर्ड इज नॉन एक्सक्लूडेबल एंड द सेकंड वर्ड इज नॉन राइवल इन कंजम्पशन. पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर नॉन एक्सक्लूडेबल, and second, they are non-rival in consumption. Means you cannot exclude anyone from its consumption. आप किसी को वो गुड कंज्यूम करने से मना नहीं कर सकते. एंड दूसरा, आपका कंजम्पशन किसी दूसरे के कंजम्पशन को अफेक्ट नहीं कर रहा. मतलब आपके कंजम्पशन करने से दूसरे के लिए कंजम्पशन कम नहीं होगा. तो दे आर बेसिकली नॉन राइवल इन कंजम्पशन एज वेल एज नॉन एक्सक्लूडेबल. ठीक है ना. दैट गुड्स आर कॉल्ड पब्लिक गुड्स. फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क्स हो गए, लॉ एंड ऑर्डर हो गया. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द पब्लिक गुड, है ना. एंड इट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ओनली. ठीक है. बिकॉज अगर इसको प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करने की कोशिश भी करेगा तो या तो ये प्रोवाइड ही नहीं किए जाएंगे, और अगर प्रोवाइड हो भी गए तो ये इनएफिशिएंटली प्रोवाइड होंगे. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. सपोज करो हमें कॉलोनी में
एक गेट पुटअप करना है, एक गेट लगाना है, अपनी सोसाइटी में थोड़ी लाइट्स लगानी है, ठीक है ना। तो अगर हम सबसे कंट्रीब्यूशन लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पीपल विल ट्राई कि वो पे ना करें, है ना। दे वांट टू बिकम द फ्री राइडर, दे वांट टू बिकम द फ्री राइडर, वो फ्री राइडर बनना चाहेंगे बिकॉज दे नो कि अगर एक बार ये गुड प्रोवाइड हो गया, है ना, तो कोई हमें उसको यूज करने से मना नहीं कर सकता। तो एक्चुअली ये जो पब्लिक गुड्स होते हैं ना, दे आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। अगर प्रोवाइड हो भी गए तो इनएफिशिएंटली प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, इट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। चाहे पब्लिक पार्क्स हैं, चाहे स्ट्रीट लाइट्स हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ओनली, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक गुड, एंड गवर्नमेंट को इन सब में पैसा स्पेंड करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई it is one of the objective of the government budget to provide the public goods in an efficient manner, ठीक है। Now we are coming to the second objective, that is called reducing inequalities in income and wealth. Obviously बात है गवर्नमेंट चाहती है अपने बजट के थ्रू वो इस ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करे जिसमें इनइक्वालिटीज को कम करने की कोशिश की जाए। तो हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। ऑब्वियसली बात है कि इस इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, रिचर पर्सन पे टैक्सेस क्या लगाती है, ज्यादा, और पुअर पर्सन को क्या प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वी फॉलो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी, वी फॉलो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी, मतलब द पर्सन हु इज अर्निंग हाई, है ना, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी द टैक्स रेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो दैट रिच पे टैक्स का बर्डन ज्यादा हो और पुअर को या तो हम टैक्स से एग्जम्प्ट कर रहे हैं और इधर वी आर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, है ना। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट टैक्सेस भी लगा रही है ना। तो दैट शुड बी डन इन सच अ वे so this objective of reducing inequalities in income and wealth can be achieved by the government. Now the next objective is economic stability. देखो अगर इकोनॉमी को स्टेबल करना है ना तो दो चीजों को स्टेबल करना होता है। The one is called the price, that is called inflation, and second is the employment, ठीक है ना। तो अगर हम ये एम्प्लॉयमेंट को और प्राइजेस को स्टेबल करते हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द गवर्नमेंट रेवेन्यू, है ना, एंड हाउ वी कैन स्टेबल द इकोनॉमी थ्रू द फिस्कल पॉलिसी थ्रू दिस बजट। सो बेसिकली अगर हमें इन्फ्लेशन को स्टेबल करना है, व्हाई इन्फ्लेशन इज क्रिएटिंग, बिकॉज ऑफ मोर डिमांड, है ना। तो गवर्नमेंट को अगर डिमांड कम करनी है तो व्हाट विल द गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर्स को कर देगी कम और गवर्नमेंट लोगों पे टैक्सेस क्या लगाएगी, ज्यादा, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने कम कर दिया और टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, तो दैट विल बी डन बाय द गवर्नमेंट व्हेन देयर इज एन इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, क्योंकि गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है। तो इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए डिमांड को कम करना पड़ेगा और डिमांड को कम करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम करेगी, रोड्स कम बनाएगी, बिल्डिंग्स कम बनाएगी, है ना, और टैक्सेस लोगों पे ज्यादा लगाएगी। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में कहीं ना कहीं डिमांड रिड्यूस हो जाएगी एंड डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है ना। एंड सिमिलरली अगर इकोनॉमी में मान लो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इफ देयर इज एन अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, उस टाइम पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को रेज्ड अप करने के लिए, है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी और गवर्नमेंट लोगों पे टैक्सेस क्या लगाएगी, कम लगाएगी, है ना। तो बेसिकली ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन आई कैन से गवर्नमेंट यूज करती है पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट, ताकि टैक्सेस ज्यादा लगेंगे, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, गवर्नमेंट के बजट में सरप्लस क्रिएट होगा, बट दैट इज डन बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। और वही जब ड्यूरिंग द डिफ्लेशन है और ड्यूरिंग द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द इकोनॉमी, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट को रेज्ड अप करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी, टैक्सेस कम करेगी, तो गवर्नमेंट विल ऑप्ट द पॉलिसी ऑफ डेफिसिट बजट, गवर्नमेंट डेफिसिट बजट को फॉलो करेगी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए दो चीजों को स्टेबल करना है,
price and employment. The next objective of the government budget is management of public enterprise. Obviously बात है, गवर्नमेंट की काफी सारी एंटरप्राइजेस हैं जो इवन गवर्नमेंट को ड्यूरिंग द लॉसेस भी गवर्नमेंट उनको रन करती है ना. देयर आर मेनी एग्जांपल ऑफ नेचुरल मोनोपोली आल्सो. फॉर एग्जांपल लाइक रेलवे. अगर रेलवे को लॉस भी हो रहा है ना, विच इज अंडर द गवर्नमेंट, अगर रेलवे को लॉस भी हो रहा है बट द गवर्नमेंट हैज टू रन द रेलवे, ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स वेलफेयर टू द पब्लिक, तो गवर्नमेंट कैन नॉट शट डाउन द रेलवे सिस्टम ऑफ द कंट्री. सो बेसिकली उसको रन करने के लिए गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट हैज टू इनकर अ ह्यूज एक्सपेंडिचर, एंड दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस गवर्नमेंट बजट. ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, देखो हर इकोनॉमी का एक अपना टारगेट है कि उसकी इकोनॉमी ग्रो करे, उसकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, उसकी कंट्री एक फास्ट मूविंग इकोनॉमी बने, है ना. तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना. आपको अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा. वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग, चाहे उसमें रेलवे आ गया, कम्युनिकेशंस आ गए, है ना. तो बेसिकली गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड अ लॉट, ठीक है, टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. तो दैट्स व्हाई व्हेन वी मेक द बजट वी ऑलवेज ट्राई इकोनॉमी भी ग्रो करे एंड द डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, ठीक है ना. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज. ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट का एम है कि वो रीजनल डिस्पैरिटीज को भी कम करे, है ना. तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट जो अंडर डेवलप्ड एरियाज होते हैं, है ना, तो वहां पे उनको प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करती है ना. फॉर एग्जांपल बिहार में इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ सब्सिडीज, ठीक है ना. वेयर एज जो ऑलरेडी स्टेट्स काफी ज्यादा डेवलप्ड हैं, वहां पे अगर आप अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो वहां पे गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही है. तो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट का एम जो है दैट इज नॉट ओनली डेवलपिंग अ पर्टिकुलर एरिया बट द होल कंट्री, है ना. सो द नेक्स्ट फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज. एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. हर कंट्री चाहती है कि उसकी कंट्री में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो. The economy will move towards the level of the full employment. और इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड on the production of the commodity. It has next objective is employment generation. देखो हर कंट्री का एक अपना टारगेट होता है ताकि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो कंट्री के अंडर, ठीक है ना. तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट कितनी सारी इंडस्ट्रीज को, स्पेशली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको बूस्ट अप करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, उनको टैक्स कंसेशंस प्रोवाइड करती है ना. साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट लेवल को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट इज रनिंग मेनी स्कीम्स, लाइक गवर्नमेंट इज रनिंग द स्कीम ऑफ मनरेगा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जहां पे गवर्नमेंट वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है टू द रूरल एरियाज वर्कर्स, कैजुअल वेज वर्कर्स, ठीक है ना. तो गवर्नमेंट इज रनिंग मेनी स्कीम टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, है ना. इट मींस गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अ लॉट. सो government has to achieve all the objectives of the government budget within a specified period of time, but government has to keep one thing in mind while achieving this deficit, while achieving this objectives, deficit of the government should be as low as possible. And this is the end of the chapter government budget. अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है, गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड जो भी 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड.